हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 30। ये प्रैक्टिस सेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी पे हर सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी आंसर की आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ रोज रात 10 बजे लगभग 150 प्रश्नों की क्विज कराई जाती है टेलीग्राम पर, जो आपके एग्जाम्स में आपकी मदद करेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको क्वेश्चन के आंसर बताने के साथ साथ आपको और भी चीजें बताई जाए। तो किस अपभ्रंश से हुआ है? अलग अलग भाषाओं का विकास अलग अलग अपभ्रंश से हुआ है। तो इसी में सिंधी का विकास हुआ है ब्राचन से। जैसे पैशाची से हुआ है पंजाबी का। किसका? पंजाबी का। पैसे मागधी से हुआ है पश्चिमी हिंदी। ठीक है। उड़िया, असमिया, बांग्ला। अर्धमागधी से हुई है पूर्वी हिंदी। फिर उनसे अलग अलग बोलियों का विकास हुआ है। ये सभी जो चीजें हैं ये आती है हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप उससे देखकर सीख सकते हैं। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। देखिए, कुकुरमुत्ता, सबसे पहले तो कुकुरमुत्ता क्या होता है? तो कुकुरमुत्ता बोला जाता है मशरूम को। किसे? मशरूम को बोलते हैं कुकुरमुत्ता। अब कुकुरमुत्ता के रचनाकार है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में। तो कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं ऑप्शन सी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे तो छायावाद के बहुत ही बेहतरीन कवि रहे हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से है। ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध कवियत झरना इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। मंगलेश टपरा की बात करेंगे तो उत्तराखंड के ये लेखक है। इनका एक बार आयोवा इनका यात्रा वृत्तांत है। आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं, आवाज जो सोने ना दे, इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। गिरजा माथुर की हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, लेकिन उत्तराखंड के सिलेबस में ये नहीं है, तो इसके बारे में हम इनकी बात नहीं करते हैं। ठीक है। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कार्यवृत्त। क्या बोलते हैं? कार्यवृत्त। अच्छे से आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रेस विज्ञप्ति नहीं होगा, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति होती है जब कोई विज्ञप्ति अखबार में छपती है। वहीं परिपत्र क्या होता है? तो परिपत्र होता है जब एक ही जो लेटर होता है, एक ही जानकारी बहुत सारे विभागों को एक साथ या बहुत सारे अधिकारियों को एक साथ देनी होती है, तो परिपत्र का इस्तेमाल होता है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकरण करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो सबसे पहले पाणिनि कौन है? तो पाणिनि है व्याकरण के रचयिता। पाणिनि कौन है? व्याकरण के रचयिता, जिन्होंने अष्टाध्यायी, कौन सी? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। और पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत है ऑप्शन बी, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी और जानकारी ले सकते हैं। यदि ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है। तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो कौन सी है? तो ये संधि है आपकी यण संधि। ठीक है ना। ये नियम है इसका कि यदि ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः य व र हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं हम गुण संधि की। तो इसमें कि यदि अ और आ के बाद ई मतलब यहाँ पे छोटी वाली ऊ और री आए तो क्या होता है? तो ये होता है ये हो जाता है ए ओ और अर। ए ओ और अर हो जाता है। अयादी संधि की हम बात करते हैं तो अयादी संधि में क्या होता है? तो यदि ए आए, ओ और आओ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या होता है? ए का आए, ओ का आए, मतलब ए का आए, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ठीक है ना। ये नियम है। ये भी पूरा चैप्टर आपके लिए YouTube पर अपलोडेड है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। वृद्धि संधि का नियम है कि यदि आ के बाद ए आए, ओ आव आए तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा और आव हो जाता है। ठीक है। सही सर्वनाम युगम का चयन करें। ठीक है। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम, तुम मध्यम पुरुष, उन्हें अन्य पुरुष और उपयुक्त सभी युगम सही है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी युगम सही है, क्योंकि हम यानी यहां पर हम का प्रयोग मैं के रूप में हुआ है। फिर तुम दूसरा यानी सेकंड पर्सन, उन्हें थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो क्या है? तो
तो विशेष्य है आपका इसमें सागर। अब देखिए 3 चीजें होती है, विशेषण, ध्यान से देखना है, ठीक है ना, विशेष्य और प्रविशेषण। प्रविशेषण, विशेषण यानी जो विशेषता बताई जाए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, और प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा गया विशेष्य क्या यानी किसकी विशेषता बताई गई, तो यहाँ अगाध सागर, सागर की विशेषता बताई गई यानी सागर क्या हुआ, विशेष्य हुआ। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो देखिए राजा सेवक को कंबल देता है, अब जब कंबल देगा तो एक बार के लिए दे देगा ना, हमेशा के लिए, और जब कोई चीज हमेशा के लिए दी जाती है तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी संप्रदान कारक। ठीक है, कर्ता ने मतलब राम ने खाना खाया, कर्म ने, शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, कर्ता ने कर्म को, और संबंध ने मतलब यह राम की पुस्तक है, यानी पुस्तक का संबंध किससे है, राम से है। निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने, इनमें से कौन सा पद गलत है, पक्षिक, सामाजिक, दैविक या फिर भौमिक। ठीक है, आपको बताना है कि इक प्रत्यय लगने से कौन सा जो शब्द है वो गलत बना है, ये पाक्षिक होगा, ये पक्षिक नहीं होगा, पाक्षिक होगा, और इनमें होगा ऑप्शन ए भौमिक। भौमिक का मतलब होता है जमीन का मालिक यानी भू का मालिक। ठीक है ना, तो ये गलत है, पाक्षिक है ये, पक्षधन एक, समाजधन एक और देवधन एक। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, तो नाग का अर्थ एक और होता है, वो होता है हाथी। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं, नाग की तरह हाथी की सूंड होती है, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, नाग, हाथी के और भी होते हैं, गजेंद्र, गज, ये नाग के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युगम है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, शुद्ध युगम यानी कि उसका अपोजिट जो है विलोम जो है वो सही है, तो ये है आपका ऑप्शन ए अल्पज्ञ। अल्पज्ञ बहुयज्ञ क्यों, अब देखिए मैं संयुक्त का होता है क्या, तो ये इसका संयुक्त का होता है क्या, अलग होना। ठीक है ना, यानी विच्छेद टाइप। समस्त का होता है असमस्त, असमस्त। ठीक है ना, असमस्त। और अज्ञ का होता है अभिज्ञ। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ या अभिज्ञ, कहीं कभी अभिज्ञ कभी विज्ञ। ठीक है, संयुक्त का होता है पृथक, संयुक्त का होता है पृथक। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, देखिए ये तो अब आपको याद करने पड़ेंगे, पर्यायवाची याद करें रोज। पर्यायवाची याद करने का बहुत आसान तरीका है, रोज सुबह जब आप भी उठे, जैसे पढ़ने वाले आप हैं तो थोड़ा सुबह जल्दी उठे और अपने आप को रोज 10 पर्यायवाची का टास्क दें, 10 पर्यायवाची रोज याद करें, तो धीरे धीरे आपको सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे। अब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा समीर, क्योंकि समीर का मतलब होता है पवन। ठीक है ना, समीर का मतलब होता है पवन। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है, तो देखिए सब्ज बाग मतलब सब्ज बाग दिखाकर उनसे 15 लाख रुपए लिए गए, नौकरी का सब्ज बाग दिखाकर उनसे 15 लाख रुपए लिए गए। ठीक है, आजकल बहुत चर्चा में है ये 15 लाख का नंबर। ठीक है, तो सब्ज बाग दिखाना का मतलब होता है ऑप्शन सी प्रलोभन देना। गृध शब्द का तद्भव रूप है, तो गृध किसका, तो तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, 2 शब्द आते हैं ना, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम, तत्सम वो शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए, मतलब जैसे चंद्रमा, रात्रि, पुत्र। ठीक है, ये क्या है, तत्सम शब्द यानी संस्कृत से। वहीं उनका तद्भव, तो चंद्रमा का हो गया चांद, ठीक है, रात्रि का हो गया रात, पुत्र का हो गया बेटा, यानी तत्सम यानी जो ज्यों के त्यों है, तद्भव यानी भाव तो वही है लेकिन शब्द बदल गई। यहां पे गृध का शब्द होगा गीद। ठीक है, एक की वर्तनी शुद्ध है, अच्छा कौन सा वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आविष्कार, क्योंकि देवार्षि नहीं होता, देवर्षि होता है। निहा के आगे यहां पे विसर्ग आएगा, और जमाता नहीं होता, जमात होता है। नियत, नियत शब्द युगम के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक है नियत और एक है नियत। नियत मतलब कि नियति को यही मंजूर था, नियति का ये था यानी निश्चित था, और नियत यानी जो नियत होती है कि इसकी मदद करने की नियति नहीं है, इसकी पढ़ने की नियति नहीं है, यानी इरादा। तो ऑप्शन सी होगा निश्चित और इरादा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो देखिए ऑप्शन सी तो पहले गलत, तो हलवाई एक हलवाई हो तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे के घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा, स्थित का मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है ना, तो एक हलवाई भी गलत हो जाएगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ऑप्शन डी।
सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो अलंकार चार ऑप्शन आपके सामने है, पहले डिसाइड करते हैं। तो अनुप्रास में क्या होता है? तो अनुप्रास में वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति यानी वर्णों का रिपीटेशन होता है। ठीक है। श्लेष में क्या होता है? तो एक ही शब्द में कहीं अर्थ छुपे होते हैं, है ना। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पे चरण के दो मतलब है, एक पंक्ति एक पैर। फिर बात करते हैं उत्प्रेक्षा की। तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है? संभावना बताई जाती है। जैसे इसके जो वाचक चिन्ह योजक चिन्ह होते हैं जिनसे पहचान होती है, तो इसमें आते हैं जन जानू जनू, जन जनू जनहू। ठीक है, मन मानो मनु आता है। ठीक है, कि जानो ऐसा पड़ता है, मानो ऐसा पड़ता है, इस तरीके से आता है। और रूपक में क्या होता है? रूपक में उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं होता है। ठीक है, और इसका आंसर होगा, क्योंकि यहां देख सकते हैं हृदय जलजात, हृदय सम जलजात नहीं बोला है, समान नहीं बताया, हृदय जन जलजात नहीं बोला, हृदय जलजात यानी कोई फर्क नहीं है। ऑप्शन डी रूपक अलंकार इसका क्या होगा? आंसर होगा। अलंकार बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, आप आराम से पढ़ेंगे तो जरूर समझ आता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है तारन के अधिकारी। अधिकारी नहीं, अधिकारी होगा। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो देखिए बात किसकी हुई है? ढोल गवार शूद्र नारी पशु। ठीक है ना, तो किसकी बात हुई है? तो इन सब चीजों पर किसने फोकस करा? इन चार ऑप्शन से देखेंगे तो इन सब पर फोकस करा सबसे ज्यादा तुलसीदास ने। ठीक है ना, तुलसीदास जिनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। क्या था? नरहरि दास। रैदास मीराबाई के गुरु थे। किसके? मीराबाई के। कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, और सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, यह डैश सदियों से चली आ रही है। तो क्या चली आती है सदियों से? प्रथा चलती है, और प्रथा का यहां पर एक शब्द है जो है ऑप्शन बी परिपाटी। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है राज्य तितली कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितना होता है? तो इसका होता है 30 से 35 दिन का जीवन काल होता है राज्य तितली का। ठीक है ना, इसको 7 नवंबर 2016 को राज्य तितली घोषित किया गया। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है पेपिलियो बाइनर। पेपिलियो बाइनर। ठीक है, पेपिलियो बाइनर इसका साइंटिफिक नेम है। और ये टिमरू के पत्ते खाती है। किसके? टिमरू के पत्ते खाती है, और टिमरू के पत्ते पर ही अंडे देती है। आज तक सबसे बड़ी जो तितली थी वो कहाँ पाई गई? तो वो पाई गई डीडी हाट में। साथ ही साथ 2016 के आसपास ही लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोलने की घोषणा की गई थी। शूलकुंड स्थित है। तो शूलकुंड कहाँ है? तो शूलकुंड स्थित है आपका ऑप्शन बी उत्तरकाशी में। ठीक है ना, चमोली में आपको तप्तकुंड मिलता है, 5 कुंड मिलते हैं जो बद्रीनाथ के पास ही है, और भी इनके अलावा रूपकुंड जैसे बहुत फेमस जगह है चमोली में। टिहरी की बात जब हम करते हैं तो टिहरी में आता है वशिष्ठ कुंड। कौन सा? वशिष्ठ कुंड। वहीं रुद्रप्रयाग में गौरी कुंड है ना, पार्वती कुंड काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? पार्वती कुंड। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई 1906 में। अब आप बच्चे बोलेंगे सर उसकी स्थापना तो 1878 में। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था वो 1906 में बना। इसी वजह से 2006 में उन्होंने अपनी एक 100वीं वर्षगांठ को भी मनाया। 1877-8 में हुई फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना। किसकी? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और 84 में इसके नाम के आगे जोड़ दिया गया इंपीरियल। ठीक है, और 1991 में से डीम्ड का दर्जा मिला। किसका? डीम्ड का दर्जा मिला। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का लोकार्पण कब किया गया? तो इसका लोकार्पण किया गया 2016 में। कब? 6 दिसंबर को। कब? 6 दिसंबर 2016 को। एक समय पर अफगानिस्तान टीम का ये होम ग्राउंड हुआ करता था। कौन सा? रायपुर का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मकमल और भरल नीली पहाड़ी बकरी के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अब भरल का नाम नहीं आया, लेकिन ब्रह्मकमल से हम जाएंगे सीधा नंदा देवी में। ठीक है, नंदा देवी जिसकी स्थापना हुई 1982। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 624। वहीं कॉर्बेट की बात करें तो इसकी स्थापना 1936। क्षेत्रफल इसका 520। शेरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, पर सबसे ज्यादा शेरों की संख्या कहाँ है? तो वो है राजाजी में, जिसकी स्थापना हुई 1980 में, और इसका क्षेत्रफल है 820। ठीक है,
उर्गम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो उर्गम परियोजना स्थित है आपकी ऑप्शन ए कल्पगंगा पर, ठीक है, जो कहाँ है? तो यह है चमोली में। ये सभी परियोजना ऋषिगंगा नदी पर ऋषिगंगा परियोजना है, अलकनंदा पर है तपोवन परियोजना, ठीक है, और भी 2-4 परियोजना तपोवन अलकनंदा नदी पर है। धौलीगंगा पर तपोवन परियोजना भी है और लाटा तपोवन और धौलीगंगा परियोजना भी धौलीगंगा पर ही है। सारी परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये है चमोली में। दुग्गल बिट्टा नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में है? तो दुग्गल बिट्टा एक बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर अपने नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक का क्या मतलब? नैसर्गिक का मतलब वो नेचुरल, नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है दुग्गल बिट्टा, ठीक है, जो कहाँ है? तो ये स्थित है आपका रुद्रप्रयाग में। पौड़ी में भी जैसे एक और जगह है, एक जगह है जिसका नाम है खिरसू, ठीक है ना। चमोली में तो बहुत सी जगह है, फूलों की घाटी अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी में हर्षिल को आप ले सकते हैं इस तरह की जगह पे, किसको? हर्षिल को, ठीक है। जबरखेत नेचर रिजर्व स्थित है, तो जबरखेत नेचर रिजर्व स्थित है आपका ऑप्शन है देहरादून, और देहरादून में भी अगर हम डीप में जाएंगे तो मंसूरी में, ठीक है। नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है? तो किस पड़ाव के बाद नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी बाढ़ के बाद कोई बस्ती नहीं है। साथ ही साथ यहाँ से लाटू देवता, कौन? लाटू देवता, जिन्हें भार वाहक देवता कहा जाता है, नंदा देवी का ये यात्रा में शामिल होते हैं। तोप इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है। नंद केसरी वो स्थान जहां से कुमाऊं के लोग यात्रा में शामिल होते हैं। होमकुंड अंतिम पड़ाव, जहां पे वहां चबूतरे पर डोले को रखकर दूसरे रास्ते से लोग वापस लौट आते हैं। नंदा देवी 12 साल में एक बार होती है। 280 किलोमीटर की ये यात्रा है। राज्य का एकमात्र सिद्धपीठ जहां गंगा दशहरा में मेला लगता है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन बी सुरकंडा, ठीक है ना। सुरकंडा, कुंजापुरी भी टिहरी में, चंद्रपति में, ये तीनों ही जो सिद्धपीठ है वो कहाँ है? टिहरी में स्थित है, जिनमें से सुरकंडा में क्या लगता है? गंगा दशहरे पर मेला लगता है, और तीनों में सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है शायद से सुरकंडा। पौड़ी जनपद का क्षेत्रफल कितना है? तो पौड़ी जनपद का क्षेत्रफल है आपका 5329, ठीक है। बात करेंगे 3642, तो यह है टिहरी का। 8016 है किसका? उत्तरकाशी। और 1984 है आपका रुद्रप्रयाग का, ठीक है। 1940 में पौड़ी की स्थापना हुई। 1992 में क्या हुआ? इसे हिल स्टेशन घोषित किया गया। साथ ही साथ गढ़वाल जनपद का मुख्यालय है क्या? पौड़ी, गढ़वाल मंडल का मतलब। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला ऑप्शन सी 1962 पे। कब? 1962 में। 1900 में इसकी स्थापना हुई पंजाब के गुंजारावाला में। वहीं 1902 को ये कहाँ लाया गया? हरिद्वार के कांगड़ी में लाया गया। और 91 की हम बात करें तो 91 जुड़ा है किससे? FRI से डीम्ड का दर्जा मिला, पीछे हम पढ़ चुके हैं। संजय झील अवस्थित है, तो संजय झील अवस्थित है आपकी ऋषिकेश में, ठीक है ना। ऋषिकेश में संजय झील अवस्थित है। इसके लिए अभी बजट आ चुका है। ऋषिकेश के विधायक, माननीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो इस समय हमारे वित्त मंत्री भी हैं, वो इसके जीर्णोद्धार पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मुकुंदराम बड़थवाल का संबंध किस जनपद से है? तो मुकुंदराम बड़थवाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ऑप्शन डी आपका पौड़ी से। मुकुंदराम बड़थवाल, जिन्हें देवेज्ञ नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ भारतीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ने उन्हें वाराहमिहिर की उपाधि दी है। किसकी? वाराहमिहिर की, ठीक है ना। वाराहमिहिर की उपाधि दी है। दानपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो दानपुरिया बोली बोली जाती है अल्मोड़ा क्षेत्र में, ठीक है। चमोली में अपनी अलग बोली, पौड़ी में पौड़ियाल बोली बोली जाती है। नैनीताल में रच भैंसी बोली जाती है, रच भैंसी, ठीक है। पुष्पभद्रा और गंगरांचल नामक 2 छोटी नदियों का संगम होता है, कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी आपका काठगोदाम में, ठीक है। कहाँ? काठगोदाम में। फिर बात करते हैं हम रामगढ़ की, तो रामगढ़ को बोला जाता है फलों का कटोरा, फलों का कटोरा, ठीक है। भुवाली की बात करेंगे तो पर्वतीय फल बाजार, पर्वतीय फल बाजार, ठीक है। और कौन सी? तो हाँ, भुवाली है शिप्रा नदी के तट पर। कौन सी? शिप्रा नदी के तट पर। रामनगर रैमजे द्वारा बसाया गया था, बहुत प्रसिद्ध जगह है रामनगर। बहुत से लोग, मतलब बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है रामनगर। शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई 1959।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1869 में। ठीक है। आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। फुटबॉल से ये संबंधित है, किससे? फुटबॉल से। और ये गोलकीपर का काम करते थे, इसलिए मतलब बॉल जाने नहीं देते थे, इसलिए दीवार, जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को द वॉल बोला जाता है, इसी तरह से इन्हें भी बोलते थे आयरन वॉल ऑफ इंडिया, बॉल को आगे नहीं जाने देते। हरिदत्त कापड़ी जिनका संबंध बास्केटबॉल से है। लवराज सिंह धर्मसत्तू 7 बार एवरेस्ट चढ़ने वाले, लवराज सिंह धर्मसत्तू। नौढुंगा घर स्थित है, तो ये स्थित है आपका ऑप्शन सी चंपावत में। ठीक है। नौढुंगा घर क्यों कहा गया है? तो ये 9 पत्थरों से बना है और कहते हैं कि किसी भी तरफ से अगर आप इसे गिनेंगे तो 9 ही पत्थर हैं। किस नगर को उज्जैनी नगर भी कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी आपका काशीपुर को, जिसका पूरा नाम था गोविशाण। क्या था? गोविशाण, जिसे काशीपुर, ठीक है, रुद्रपुर रुद्रचंद द्वारा बसाया गया था। बाजपुर, ठीक है, बाज बहादुर चंद द्वारा बसाया गया था। पंतनगर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, मतलब हरित क्रांति का जन्म यहीं से हुआ था। कहां से? पंतनगर से। नंबुरी ब्राह्मणों को गण नरेश द्वारा रावल का पद कब दिया गया? तो ये दिया गया आपका ऑप्शन बी 1776 में। इससे पहले जो 4 धाम में से हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ है, वहां पर लोकल ब्राह्मण सी पूजा करते थे। कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है, तो ये कैसे? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में अराउंड 17 सूर्य मंदिर। कितने? 17, जिनमें से कुलसारी है आपका चमोली में। ठीक है, याद कर सकते हैं, जैसे आपको दोस्त हो चमोली का हो तो उसका कह सकते हैं कि कुल परिवार चमोली में है, तो कुलसारी का मंदिर चमोली में। टिहरी में हिंडोला खाल में है सूर्य मंदिर। ठीक है। चंपावत में खेती खान में है, खेती खान का सूर्य मंदिर। और उत्तरकाशी में भी है, उत्तरकाशी में नाम याद नहीं है मेरा, उत्तरकाशी में भी सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, ब्लॉक के नाम से ही है उत्तरकाशी। भटवाड़ी, हाँ जी, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर का है उत्तरकाशी में। किस चंद राजा का चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है? ठीक है, लक्ष्मी चंद, ज्ञान चंद, अभय चंद या फिर बाज बहादुर चंद। तो किसका रखा गया है? तो ये रखा गया है बाज बहादुर चंद का। लक्ष्मी चंद की हम बात करेंगे तो लक्ष्मी चंद के समय लक्ष्मी चंद ने बहुत सारे बगीचे लगवाए थे, साथ ही साथ लक्ष्मी चंद के समय लोग छतों पर सब्जी उगाया करते थे। ज्ञानचंद की हम बात करेंगे तो ज्ञानचंद के समय ज्ञानचंद ने मतलब कतियूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही साथ आम के काफी बगीचे लगवाए थे। अभय चंद की हम बात करेंगे तो अभय चंद वो राजा जिसकी जानकारी हमें उसके खुद के स्वयं के अभिलेख से मिलती है। साथ ही साथ इसके द्वारा श्राद्ध पर, वार्षिक श्राद्ध पर भूमि दान करने का भी उल्लेख है। सुतवा नामक आभूषण पहना जाता है कहाँ? तो ये पहना जाता है गले में, चांदी की एक कह सकते हैं पाइप टाइप होता है सुतवा, जो गले में पहना जाता है। हाथ में कंगन, पौछी, इस तरह के वस्त्र होते हैं। नाक में बुलाक, फुल्ली, कमर में कमरबंद या करधनी पहना जाता है। अगर आपको आभूषणों की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर आभूषणों की एक वीडियो बनाई गई जिसमें विद इमेजेस सारे आभूषणों के बारे में बताया गया है। आप उसे देखकर और अच्छे से इन चीजों को समझ सकते हैं। भूकंप पर राज्य की कौन सी फिल्म बनी? तो भूकंप पर बनी फिल्म है चक्रचाल। और डांडी काठी गोदमा बनी थी आपदा नियंत्रण पर। वहीं मधुली बनी है किस पर? तो ये बनी है कुली बेगार पर। किस पे? कुली बेगार पर, है ना, कुली बेगार पर। और जगवाल पहली फिल्म जो कब आई? 1983। डायरेक्टर एक्टर थे इसके पारेश्वर गौड़, एक्ट्रेस थी इसमें कुसुम बिष्ट। ठीक है, मधुली कुली बेगार पर, डांडी काठी चक्रचाल किस पर? भूकंप पर आधारित है। उड़द की दाल को पीसकर बनाए गए पहाड़ी व्यंजन को क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है ऑप्शन ए आपका चौसा। आप में से बहुत से लोग कहीं कहीं भी इसे चैसू भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? चैसू भी बोला जाता है। बाड़ी मंडवे से बनाया गया हलवा होता है। थिचवाणी छोटे छोटे आलूओं को थेच कर उसका साग बनाया जाता है, जिसे थिचवाणी कहा जाता है। वहीं फाड़ू बनाया जाता है गहत की दाल से। कंडाली या बिच्छू घास का वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो कंडाली का वैज्ञानिक नाम है आर्टिका डायोका। ठीक है। चाइनेसिस किसका नाम है? तो चाइनेसिस है लीची का। ठीक है। कैनाबिस सैटिवा भांग का। वही माइग्रिका एस्कुलेटा साइंटिफिक नेम है किसका? तो माइरिक काफल का है, यह है काफल का। ठीक है। बुरास पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो बुरास पर डाक टिकट जारी हुआ ऑप्शन डी 1977 पे। ठीक है, हमारे यहाँ पर डाक टिकट जारी होता है सम्मान देने के लिए। जैसे 1975 में डाक टिकट जारी हुआ मोनाल पर। किस पे? मोनाल पर डाक टिकट जारी हुआ कब? 1975 पे।
पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो पहाड़ दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए आपका 11 दिसंबर को। जैसे 17 सितंबर को मनाया जाता है जागर संरक्षण दिवस, जागर संरक्षण दिवस, ठीक है। 10 सितंबर को मनाया जाता है गौरव दिवस, गौरव दिवस, ठीक है। जागर संरक्षण प्रीतम बर्तवान के जन्मदिन पर, गौरव दिवस सुमित्रा नंदन पंत के जन्मदिन पर। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में 17 दिसंबर को उत्तराखंड में कौन सा दिन मनाया जाता है, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई, तो ये शुरू की गई 1 जून 2002 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस स्थान से कत्थई रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं पेट शाल से। अब देखो इसे याद कर सकते हो, तो पेट होता है, पेट हमारा स्टमक, तो पेट का रंग भी कैसा होता है? कत्थई, स्किन कलर का, और पेट शाल से भी कत्थई रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। फड़का नौली की हम बात करते हैं तो यहाँ से क्या क्या मिला है? साथ ही साथ लोहेथाप से हमें लाल रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। कसार देवी से बात करते हैं तो कसार देवी में मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ हमें 14 नर्तकियों की मूर्ति हमें यहाँ से मिली है, ठीक है। फड़का नौली से हमें क्या मिले हैं? तो फड़का नौली से मिले हमें शैलाश्रय, ठीक है। क्या मिला है? शैलाश्रय। किसके समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार हुआ? तो किसके समय हुआ? तो ये हुआ ऑप्शन ए आपका खसों के समय, ठीक है ना। कत्यूरियों के समय तो करतरपुर राज्य कत्यूरी, जिसे हम कत्यूरी नाम से जानते हैं। और नागों के समय, नागों के होने की पुष्टि कैसे होती है? नागों की पुष्टि की होती है बेरी नाग मंदिर से। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि नागों के होने की पुष्टि किससे होती है? तो बेरी नाग मंदिर, साथ ही साथ गोपेश्वर के त्रिशूल लेक से, गोपेश्वर त्रिशूल लेक से, जिसमें चार नाग राजाओं के हमें नाम मिलते हैं। कौन कौन? गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग और स्कंद नाग, ठीक है। कुनिंद वंश का संस्थापक कौन था? तो कुनिंद वंश का संस्थापक था ऑप्शन सी आपका विश्वदेव, ठीक है। छत्रेश्वर अंतिम राजा है, वहीं अमोघभूति सबसे प्रतापी राजा है, ठीक है। और शिवदत्त है 7वें नंबर का, ठीक है। शिवदत्त कौन से नंबर का? 7वें नंबर का राजा है। किस चंद राजा का उल्लेख गोबासा ताम्रपत्र में मिलता है? तो किस चंद राजा का मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऑप्शन सी गरुड़ ज्ञानचंद का, ठीक है ना। अभय चंद की बात करेंगे तो मैंने पीछे आपको बताया, खुद उल्लेख मिलता है। भारती चंद पहला राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण करा, 12 साल तक इसका डोटी अभियान चला और इसके डोटी अभियान के दौरान हुई थी नायक जाति की उत्पत्ति। इसकी सेना में सभी जाति के लोग शामिल थे। वीरचंद जिसके समय पर 1191 में हमला हुआ, इसने उस हमले का डटकर सामना करा। किस राजा के समय सीमा सूचक पत्थर लगवाए गए थे? तो ये लगवाए गए थे ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद के समय। लेकिन लगवाए किसने थे? तो लगवाए थे शक्ति गुसाई ने, शक्ति गुसाई ने, जो इसका क्या था? भाई था, उसने लगवाए थे। रुद्रचंद की बात करें तो रुद्रचंद ने रुद्रपुर की स्थापना करी। अकबर ने इसके लिए 84 माल परगना का फरमान जारी करा, साथ ही साथ इसे जमींदार की उपाधि दी थी। रुद्रचंद के ही 2 बेटे थे, लक्ष्मीचंद और शक्तिचंद। दिलीप चंद की बात करें तो इसकी मृत्यु क्षय रोग यानी टीबी जिसे हम बोलते हैं, क्या? टीबी से इसकी मृत्यु हुई थी। उद्धव चंद की हम बात करते हैं तो उद्धव चंद के बारे में भी हमें अलग जानकारी मिलती है, जैसे ये तपस्वी राजा था। क्या था? तपस्वी राजा था। इसके दरबार में मराठा कवि मतीराम आया था, ठीक है। और इसके समय जो दिलीप शाह था वो और नेपाल के राजा ने संधि करी थी इसके खिलाफ। कुमाऊं का किंग मेकर किसे कहते हैं? तो कुमाऊं का किंग मेकर कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, क्योंकि इसने बहुत से लोगों को राजा बनाया। इसके सामने राजा बने, इसके समय काल में राजा बने, और लास्ट में इसने क्या करा? 1790 में नेपालियों को आक्रमण करा। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? विभीषण। क्या नाम दिया गया? विभीषण भी दिया गया, ठीक है। विभीषण, अलवरिक, चाणक्य, कौटिल्य ये नाम दिया गया। वहीं शिवदेव जोशी, इसके पिता को नाम दिया था बैरम खां। क्या? बैरम खां। माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है गर्व भंजक, ठीक है। माधो सिंह भंडारी के बारे में हमारी इंस्टाग्राम पर वीडियो है, आप चाहे तो हमें नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर रील के माध्यम से हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो उत्तराखंड से जुड़ी हो या भारत के जीएस से, ठीक है। पहला परमार राजा जिसका चित्र मिलता है वो कौन है? तो वो है ऑप्शन बी आपका श्याम शाह, जिसे विलासी राजा भी कहा जाता है। क्या? विलासी राजा, ठीक है। भईपत शाह की बात करें तो सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला, और इसे नाम दिया जाता था
गर्वभंजन, साथ ही साथ इसे एक और नाम देते थे अक्खड़ राजा, अक्खड़ राजा। ठीक है। मानशाह की बात करेंगे तो मानशाह ने के समय भी बहुत सी चीजें हुई। बलभद्र शाह वो राजा जिसके समय पर राजदूत भेजने की परंपरा शुरू हुई, इसकी तुलना भीम से की गई है। ठीक है। सहारनपुर में फतेहपुर नामक नगर किसने बसाया था? तो फतेहपुर, सीधी सीधी बात है, तो फतेहपुर बसाया था फतेह शाह ने। ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान शिकोह को शरण दी थी। ठीक है। इसके औरंगजेब को मतलब इसने खुली चुनौती दी थी लड़ने के लिए। वहीं जब हम बात करते हैं प्रदीप शाह की, तो इसका समय कुमाऊं और गढ़वाल की दोस्ती के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने कल्याण चंद चतुर्थ की मदद करी थी रोहिलो आक्रमण से। नेपाली शब्दावली में विचारी का अर्थ होता है, तो विचारी का अर्थ होता है न्यायाधीश। ब्राह्मण दास को बोला जाता था कठुआ, शिल्पकार को बोलते थे कामी, वहीं मजदूर को बोला जाता था कैनी। क्या? कैनी। ठीक है। ये नेपाली शब्दावली तब की जब उत्तराखंड में नेपाल का कह सकते हैं गोरखा शासन था। खुखरी बनाने वाली नेवा जाति का निवास स्थल है, तो वो है ऑप्शन डी आपका गढ़ी नगर। ये थे हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको जीएस वाले सर बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम उत्तराखंड पुलिस के लिए जो 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो आपको फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलता है, उसमें जीएस का ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें जीएस को इस तरह से कवर किया गया है कि आपका रिवीजन, साथ ही साथ आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इनको पढ़ना। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी के फंडामेंटल से क्वेश्चन है, क्या आप बता पाओगे? जल्दी बताओ। तो देखो, जिन लोगों को भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पता होता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विषय में जानकारी होती है, रॉबर्ट वेगनर साहब ने ये दिया था, रॉबर्ट वेगनर ने ये दिया था। ठीक है। तो उनको थोड़ी सी जानकारी होती है कि एक विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता था पैंजिया। क्या कहा था? पैंजिया। जो पानी वाला हिस्सा था, जो सागर था, उसे कहते थे पैंथलासा, और उसके बाद लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड। तो देखो, पैंजिया कहते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पैंजिया। हम चलते हैं आगे अगले चीजों के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। जब जिस विशाल भूखंड से ये पूरी पृथ्वी बनी है, उसको नाम दिया गया था पैंजिया। पैंथलासा नाम दिया गया था सागर को, यानी कि पानी वाली जगह को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मार्ग को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो और बना दो, कि आंसर तो छप ही गया होगा, लेकिन ध्यान से समझना। इसके किनारे जो ये वाला हिस्सा होता है, अगर यहां पर पानी जमा हो जाए, तो इसी को चाप झील भी कह देते हैं। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विसर्प। जब नदी, मतलब ये आंसर है, तो सबसे पहले आंसर को क्लियर कर लो कि विसर्प, जब कोई भी नदी पहाड़ों से ओरिजिन होने के बाद मैदान में प्रवेश करे तो जो आकृति बनती है उसको कहते हैं, मोड़दार मार्ग को कहते हैं विसर्प। और उसी विसर्प के किनारे जो एक झील बनती है उसको कहते हैं चापाकार झील। क्या तुम समझ पा रहे हो ये वाली बात को, कि ये है? ठीक है। और ये पूरा जो डायग्राम है वो ये है। तो थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? जिन बच्चों को अब तक ये क्वेश्चन नए लग रहे हैं, या जिन बच्चों को लग रहा है कि आत्मा कांप रही है इन क्वेश्चन को करने में, तो आत्मा नहीं कांपेगी। ज्योग्राफी के फंडामेंटल हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है मेरे भाई, वहां से हमने इसको लिए हैं। एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की बुक देखो, तुम्हें ये एकदम तड़कते भड़कते क्वेश्चन वहां मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो जो ये 4 ऑप्शन है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मान के चलो कि ये पृथ्वी की सतह है। क्या है? पृथ्वी की सतह। ये हमारे सूर्य भगवान है, ऐसा इनको कहा जाता है। और सूर्य एक तारा है, अगर तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो ये मानोगे। और सूर्य जो तारा है, उसकी अगर रोशनी पृथ्वी की सतह पर पड़ती है, मान लो ये 100% रोशनी है, हालांकि 100% आएगी नहीं, मैं कह रहा हूं मान लो, तुमने कहा मान लिया। अब ये रोशनी अगर यहां से टकराने के बाद इस सतह से जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मान लो 60% वापस चली गई, तो इसी 60% को जो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस गई है, इसको क्या कहेंगे? इसको
कहेंगे एल्बिडो। यही सूर्य के उससे संबंधित तथ्य है, इसको आज जान लो कि एल्बिडो कहते हैं वापसी की शक्ति को। किसकी? वो सब मैंने ज्ञान तुम्हें दे दिया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। प्यार से इस क्वेश्चन को समझो और पढ़ो ऐसे कि तुम्हें चीजें समझ में आए। क्वेश्चन कहता है उष्ण कटिबंधीय, क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है। एग्जाम देखो, पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना एक अलग कला है, और उस कला के साथ एग्जाम हॉल में जाकर के बैठना और पेपर सॉल्व करते समय दिमाग का चलना और तुक्के लगना, वो एक अलग कला है। वही कला विकसित होती है जब हम एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू का मतलब है 4 ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में वन लाइनर नहीं आना है मेरे दोस्त। एग्जाम में क्या आना है? एग्जाम में आना है मल्टीपल चॉइस। तो कैसे क्वेश्चन करो? मल्टीपल चॉइस करो, वन लाइनर मत करो, उससे बचो। विशेष ये टिप्पणी है तुम्हारे लिए, विशेष ज्ञान है। देखो क्वेश्चन कह रहा है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? अलग अलग तरह के घास होते हैं, पूरी पृथ्वी पर ये घास होते हैं। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण घास के मैदान, यहां पर उष्ण कटिबंधीय पूछा है तो उष्ण कटिबंधीय 4 ऑप्शन में। सबसे पहले तो ये जानो कि ये कहां होते हैं मेरे भाई। जो प्रेरी है, इसी को प्यार से आप कह सकते हो उत्तरी अमेरिका में होते हैं, ठीक है। स्टेपी कहो तो मध्य एशिया, चाइना, मंगोलिया, मध्य एशिया में कहेंगे, ठीक है, मध्य एशिया में। और सवाना इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? सवाना है आंसर। सवाना इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले ये जान लो, ये उष्ण कटिबंधीय घास है जो पूर्वी अफ्रीका में, कहां मेरे भाई? पूर्वी अफ्रीका में होता है। कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही है। तो ये एक स्पेशल बात है जो तुम्हें समझ आ रही होगी अगर तुम इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो। और ये भी तुम्हें मैंने जानकारी दे दी कि प्रेरी उष्ण कटिबंधीय घास नहीं है, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय। कहां होता है? उत्तरी अमेरिका में होता है। स्टेपी कहां होता है? मध्य एशिया में, जहां बर्फ जमती है। यही सच्चाई है, इसको जानो। अगले क्वेश्चन को समझो। हमने वापिस चले गए, आगे ले चलते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ आया कि 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, आ रही है बात समझ में? तो इतना आप समझोगे, चीजें आसान होगी। अगला क्वेश्चन मानो, ऋग्वेद काल या उत्तर वैदिक काल, यानी कि अगर मैं आपको एक लाइन में कह दूं तो मेरे भाई वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको आप प्राचीन इतिहास में पढ़ते हो। तो प्राचीन इतिहास में जिसने भी पढ़ा वो इस क्वेश्चन को जरूर आंसर कर देगा और आपको ये बात समझ आएगी। प्यार से अगर आप ये समझ लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं ना, जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसका आंसर कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है, यही माना गया है। ध्यान से समझो इस बात को। तो देखो हम इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि ये जो गद्य और पद्य है ये कहां से है, कैसे रचित हुआ। तो देखो ये जो वेद था ये था यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य में रचा गया है। इसमें क्या है? तो इसमें कर्मकांड से संबंधित चीजें हैं। इसमें कर्मकांड के विषय में जानकारियां हैं, कैसे पूजा पाठ करना है उसकी विधि को दिया गया है, उसके लॉ को दिया गया है, उसके तरीकों को दिया गया है। ऋग्वेद सबसे पहला प्राचीन वेद माना जाता है मेरे भाई। संगीत को जानो। संगीत के लिए सामवेद है, सारे गामा पाधानीसा। ये कहां मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण, जादू टोना और वशीकरण जैसी चीजें कहां मिलेंगी? तो आपको मिलेंगी ये सब अथर्ववेद में। इसी की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? क्वेश्चन को पढ़ते समय समझने की कोशिश करो कि 2G 3G अगर तुम हो तो भी ये क्वेश्चन आसान है। 2G 3G बच्चों के लिए भी आसान है, 5G के लिए तो ये एकदम नन्ना मुन्ना सवाल है। क्या ये क्वेश्चन है? देखो ये क्वेश्चन बहुत सीरियस वे में समझो। इस क्वेश्चन को कहते हैं बोगज कोई। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को? बोगज कोई। इस क्वेश्चन का आंसर समझो। 1400 ईसा पूर्व का 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर, एशिया माइनर समझ रहे हो? एशिया माइनर का मतलब है आपका ईरान से लेकर और टर्की वाला हिस्सा जो एशिया से बाहर में पड़ता है, मध्य एशिया से थोड़ा सा आपको आगे जाना पड़ेगा। 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर से एक अभिलेख मिला। अभिलेख का नाम है बोगज कोई। इस अभिलेख में भारत में आर्यों के आगमन की खबर है। कहा गया कि ईरान से ही आगमन आए थे यहां, ठीक है, मतलब ईरान से ही आर्य कहां आए थे? भारत वाली जगह पे पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया है? किस काल की बात है? ऋग्वेद काल। ऋग्वेद वो वाला काल जो पशुपालन यहां पर होता था।
अगर यहां पर पशुपालन होता था तो सबसे इंपॉर्टेंट गाय थी, और गाय के लिए यह शब्द हुआ है, कहा गया है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, जिसको मारा ना जाए, ना मारे जाने योग्य कहा है। यही क्या है, अगण्य का मतलब है। तो यानी कि अगण्य का मतलब है तो गाय आप कर लेंगे। इतनी बात अगर तुम्हें समझ आ रही है तो कुछ कहना ही क्या, समझ जाओगी। तुमने प्राचीन काल बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा है, तुम्हें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और अब तुम सिलेक्शन के नजदीक दरवाजे पे खड़े हो मेरे भाई। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे होते हैं, तो आपके लिए नया बैच अग्निवीर का स्टार्ट हुआ है। एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के टारगेट बैचेस स्टार्ट करे हैं बैंक के लिए। आने वाले 1 साल में अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हो तो पाठशाला ऋषिकेश में आपका स्वागत है। अगला देखो 67 क्वेश्चन कहता है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला ये प्राचीन काल के कुछ स्थल हैं जिनको किसी ने खोजा है, उनके नाम सामने दिए गए हैं, ऑप्शन नीचे दिए गए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के हिसाब से अच्छा खासा तगड़ा सवाल है। तो प्यारे बच्चों बिना रुके सोचो, वीडियो को पॉज करो और इसको मिला लो। वीडियो को पॉज करो, मैं यहीं पर बैठा हूं, बस पॉज कर लो, हम भी रुक जाएंगे, तुम भी रुक जाओगे। समझो जरा बात को। देखो क्वेश्चन देखो, हड़प्पा के सामने लिखा है दयाराम साहनी, हस्तिनापुर के सामने लिखा है बीबी लाल, तक्षशिला के सामने लिखा है जॉन मार्शल, कौशाम्बी के सामने लिखा है एमजी मजुमदार। बस जीवन में तुम्हें चाहिए क्या, जीवन में तुम्हें चाहिए इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन मिल रही है यहां से। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका समय काल 2500 ईशा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है, सभी जानते हैं। अब इससे संबंधित कई सारे स्थलों को खोजा गया। सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। बात यही नहीं रुकी, हड़प्पा, चनहुदड़ो, राखीगढ़ी, बनवाली, ये सभी स्थल यहां खोजे गए हैं, ये तुम जानते हो। ये किसी किसी नदी के किनारे, उनका प्राचीन नाम और नया नाम ये भी प्यारे बच्चों याद कर लो। फिलहाल यहां पर इंफॉर्मेशन के रूप में हम आपको दे रहे हैं कि ये सभी कथन सही है। यानी कि हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था। आ रही है क्या बात समझ में? तो कोई भी गलत मेल नहीं है, लिखा है सभी सही मेल हैं, तो बिल्कुल सभी सही मेल हैं। याद कर लो, नोट कर लो, और सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों को भी आप पढ़ने की कोशिश करो। आगे आते हैं दोस्तों, आगे आते हैं, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि? तो देखो आद्य ऐतिहासिक काल की, कौन सा काल? इसे प्यार से बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, मतलब वो वाला काल जिसके कुछ भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले थे। उसमें माफ करना, लिखित साक्ष्य मिले लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। यह है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें पहली चीज आती है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, और दूसरी आती है वैदिक सभ्यता। मेरे भाई क्या आती है? वैदिक सभ्यता। इतना समझ पा रहे हो? वैदिक सभ्यता आती है, बस इतना ही जान लो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, तो इन्होंने क्वेश्चन में ही जानकारी दी है, तो तुम्हें यहीं से याद हो जाएगा कि सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में क्या था। जल्दी तुम आंसर भी बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो कि तुम्हें ये सेशन कैसा लग रहा है। मैंने इस सेशन में जान डाल दी है, जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, चीजों को समझो। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से तुम्हें इतने एमसीक्यू कराएंगे कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि नए क्वेश्चन लाए तो लाए कहां से। ये सोचो बस। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। कैसे थी? देखो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल बात सही है। सिंधु घाटी के पास विकसित शहरी सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखिया लिपि थी, चित्रलेखिया, चित्रों के माध्यम से। भैया देखो ऐसा है कि भाव चित्रात्मक लिपि तो थी उनके पास। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बात बिल्कुल सही है कि भैया वो ना तो लोहे रखते थे और ना ही रक्षा के उपकरण उनके पास थे। तो सभी कथन बिल्कुल सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से इस प्रकार क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है। जानो अगला क्वेश्चन फिर से ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त। सूक्त का मतलब था एक विशेष लाइन, एक तारीफ की लाइन, एक वक्ता, एक वेल सेड लाइन। किसके लिए कही गई? सर्वाधिक किसके लिए कही गई है? तो देखो इंद्र के लिए लगभग 250 सूक्त कहे गए, अग्नि के लिए 200 सूक्त। पंच लाइन, स्पेशल लाइनें, इनका उल्लेख सबसे ज्यादा है। ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। इंद्र। आ रही है बात समझ में? क्या आप बात मानेंगे? आगे चलो और समझो। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो अब हम थोड़े जल्दी करेंगे, क्वेश्चन को प्यार से समझना। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो एक एक बच्चा जानता है
1398 ईस्वी में ये हुआ। इसके ठीक बाद दिल्ली में यानी कि भारत में कौन सा 1414 ईस्वी के आसपास की बात है, कौन सा वंश जन्मा? तो प्यारे बच्चों सैयद वंश। इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिलहाल इसको एक्सप्लेन करेंगे, देंगे, आसान है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। 1414 के आसपास सैयद वंश की स्थापना हुई। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398। इसको सोचने का लिंक ये कि आप पहले समझ लो कि 1398 में किसका आक्रमण हुआ, देन आप आंसर कर सकते हो। आगे आ जाओ। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो तुम्हें याद होगा, तुम्हें अकबर के नवरत्न याद होते हैं, तो अब उसका जमाना जा चुका है, वो एग्जाम में नहीं आते। देखो अष्टदिग्गज जैसा सवाल आता है एग्जाम में, बोलो जानो शिवाजी। शिवाजी अभी न्यूज में है। शिवाजी से संबंधित चीजें, छत्रपति शिवाजी से संबंधित चीजें क्या हुई? इंडियन नेवी फ्लैग में। समझ में आ रहा है? नेवी के फ्लैग में, शायद नेवी का ही फ्लैग हमने अभी अपडेट किया है, तो उनके फ्लैग में हमने चीजों को ऐड किया है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स की मैडम कवर कराती हैं तो आप वो भी देख सकते हो। प्यारे बच्चों अष्टदिग्गज की अगर मैं बात करूं तो भैया विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान जो शासक थे उनसे संबंधित क्या है? उनसे संबंधित है अष्टदिग्गज। उनके मंत्रिमंडल को अष्टदिग्गज कहा था। तो शिवाजी का नाम लिया आपने, इनका क्या मतलब था? तो इनको कहते थे अष्टप्रधान। क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। आगे आओ। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? प्यारे बच्चों इससे सरल सवाल, आसान सवाल हो नहीं सकता। क्या इसको है, टिस्को है, विसा है, मिसो है? तो ये देखो सब चीजें देखो तुम, तो देखो टिस्को बोलेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन को कब स्टैब्लिश हुई प्यारे बच्चों? 1907 में हुई। जमशेद जी टाटा का नाम तुमने सुना है क्या? जमशेद जी टाटा, उन्हीं के नाम पे हमने क्या रखा है भैया? हमने जमशेदपुर का नाम रखा है। बोलो क्वेश्चन में अच्छा लगा? लौह इस्पात कंपनी आयरन स्टील। तो देखो 10 सालों में जनसंख्या अब शुरू होने वाली है भैया। किस 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? भारत की जनसंख्या हर 10 साल में होने वाली जनसंख्या के बारे में बोला गया। किस वर्ष? 10 सालों में जो ये जनसंख्या थी वो वृद्धि दर कैसी रही है? नकारात्मक रही है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझो तो आंसर मिलेगा ये 1911 से 1931 के बीच -0.31% हमारी जो जनसंख्या वृद्धि थी, मतलब वो वृद्धि हुई नहीं बल्कि क्या हो गई? कमी हो गई। और इसी कमी को कब हुआ है? 911 से 1921 तक हुआ है मेरे भाई। क्या आप समझ पाओगे? ठीक है आगे चलते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता, पर्यावरण का क्वेश्चन, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन जो आप लोग ज्यादातर इग्नोर कर देते हो मेरे भाई। बहुत जल्द एनवायरनमेंट के इतने क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन आने वाले हैं कि गदर मचा देंगे। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किस चीज से? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। आप बताएंगे क्या आप ये क्वेश्चन मुझे समझा पाएंगे? देखो प्यार से समझना तो तुम्हें चीजें समझ आएंगी। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, जिसमें हम पादप पशुओं के बारे में, जंतु जानवरों के बारे में, उनके निवास स्थल के बारे में बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे अधिक संकट पता है किससे है? अगर जैव विविधता में बचानी तो हमें सबसे पहले उनके लिए एक प्राकृतिक निवास, मतलब जहां पर वो रह रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट, उसे बचाना होगा। एवं वनस्पतियों के विनाश से, वनस्पतियों को भी रोकना होगा भाई, क्योंकि अगर प्रकृति में ही तो निवास करते हैं, और प्रकृति में उनके लिए क्या है? उनके लिए है प्रकृति में वनस्पतियां। आपको बात समझ आ रही है? उम्मीद है आपको अब तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। 75वें क्वेश्चन में हम, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको मिलेगी भरपूर जानकारी। तैयार रहो और एनर्जी के साथ पढ़ो, सो मत। सोने से कुछ नहीं होगा, सोने से फिर अगली सुबह होगी, फिर शाम, फिर से सोना ही तो है। महानगरों में कारखानों से भारी मात्रा में कोयले और तेल जैसे ईंधनों के जलने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्यारा, महत्वपूर्ण, अद्भुत सवाल मेरे भाई। सल्फर डाइऑक्साइड। कहां से? सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है यह निकलती है अगर महानगरों में कारखानों से भारी मात्रा में कोयले और तेल जैसे ईंधन जलाए जाएं। क्या तुम ये समझ पा रहे हो? क्या तुम्हें चीजें समझ आ रही हैं? क्या ये आसान क्वेश्चन है? बिल्कुल, पढ़ने से सारी चीजें आसान होती हैं। अगला देखो, उत्तर पूर्व में अवस्थित मोलेसिस बेसिन नाम से किस राज्य को जाना जाता है? बिल्कुल नया क्वेश्चन है। मोलेसिस का मतलब होता है मृदुल, एकदम सॉफ्ट, मुलायम, जिसका है ना, जहां की मिट्टी जो हो वो ऐसी हो। तो देखो मिजोरम को ये बिल्कुल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का है, ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, प्यारा, मोहब्बत, इश्क वाला सवाल। काई, लाइकेन तथा चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां किस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती हैं? क्वेश्चन पढ़ो, 4 ऑप्शन देखो तब ये क्वेश्चन करना।
तब ये क्वेश्चन करना मेरे भाई, और 4 ऑप्शन देखने के बाद बहुत आराम से, बहुत सरलता के साथ तुम इसे कर पाओगे। काई लाइकेन, यहीं से इस सवाल का जवाब है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, गोले का आधा, इसको क्या बोलते हैं प्यार से, उत्तरी गोलार्ध में जो टुंड्रा जलवायु होती है उसी में क्या उगती है मेरे भाई, काई लाइकेन तथा चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां। टुंड्रा जलवायु में इसी को उत्तरी गोलार्ध में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मुझे लगा एक्सप्लेनेशन ले चलो साथ में ताकि बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पढ़ोगे तो समझ आएगा। व्याख्या, टुंड्रा जलवायु प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जहां काई लाइकेन तथा चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहां एक स्थायी तुषार प्रदेश है जिसमें भूमि का अधिकांश भाग बर्फ से ढका होता है। यहां शीत ऋतु कठोर होती है तथा वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। आगे देखो, बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द का अर्थ है। देखो बिल्कुल एकदम दमदार सवाल लाए हैं, करंट के अपडेट से ये सवाल है मेरे भाई। स्प्रेड, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लग लो, दोबारा काम आएगा। देखो क्या है, स्प्रेड शब्द यूज किया जाता है जब बैंक नेट इनकम करता है। किससे नेट इनकम करता है? देखो वो क्या करता है कि बैंक द्वारा जो दी जाने वाली ब्याज दर होती है, मतलब बैंक जिस डिपॉजिट पर आपको ब्याज दर देता है और वसूल की जाने वाली जो दर होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको, उसकी नेट वर्थ को वो कैलकुलेट करता है और उसके लिए टर्म यूज होता है स्प्रेड। बोले तो बोले क्या, ये सवाल नया है, नोट कर लो, जोड़ लो और आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है? यूरोपीय यूनियन की बात यहां पर हो रही है। कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? दिमाग घुमाओगे, लॉजिक लगाओगे, करंट अफेयर को जोड़ोगे तो सवाल कर जाओगे। यूरोपियन यूनियन नवंबर 1993 को बनी थी। 27 मेंबर हैं। किसी जमाने में 28 हुआ करते थे। कौन बाहर हुआ? उसको ब्रेग्जिट कहा गया था, जिसे प्यार से बोलेंगे ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन तो नहीं है 4 ऑप्शन में। तो जानो, जागो ग्राहक जागो, इस क्वेश्चन का आंसर बता के जाना। रशिया तुम्हें याद नहीं आएगा क्या? अरे यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है चचा ने, समझो। रशिया, रूस जो है वो यूरोपियन यूनियन का भागीदार यानी कि सदस्य देश नहीं है। नवंबर 1993 में क्या बना था? तो यूरोपीय संघ बना था। उम्मीद है तुम्हें याद आएगी। आगे क्वेश्चन देखो, गैट का तात्पर्य क्या है? अंग्रेजी में लिख लो जिनको नहीं समझ आता। कौन है गैट? तो WTO सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बस ये बना 1995 में, उससे पहले 1949 में, माफ करना 48 में ये बन चुका था, जिसका नाम था गैट, जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। इसके बारे में ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये बिल्कुल यही फुल फॉर्म है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आ रही है बात समझ? टैरिफ का मतलब होता है जो शुल्क लगने के होते हैं, जो शुल्क लगते हैं, टैक्स लगते हैं, वो टैरिफ होते हैं मेरे भाई। तो ये गैट बना था, लेकिन इसका टाइम बदल गया। इसका टाइम बदला कब? 1995 में हमें जरूरत पड़ी कि हमें नया एक संस्था बनानी है और संस्था बन के आई WTO। आगे चलो, प्यार से समझो। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखो मौलिक अधिकार तो आपको सुना होगा कि नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ किसको? विदेशियों को प्राप्त हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो आप ये देखना ध्यान से समझना चीजें। यहां पर वो विदेशी वाला सवाल नहीं है, यहां पर सवाल क्या है ये समझो। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? भारतीयों को बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन सा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के रूप में भारतीयों को नहीं मिलता है? तो देखो, सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, ये तो मिलता है। सशस्त्र सेना विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, तो दूसरा ही जो है वो नहीं है भाई, ये समझ लो। सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, यह अधिकार है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, अधिकार है। सरकार की नीतियों का विरोध करने की स्वतंत्रता, अधिकार है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना, कि हथियार उठाए और सरकार के खिलाफ चल दिए, कि विधानसभा में भर्ती कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको गांधीयन तरीके से, गांधी के सिस्टम के साथ अपना विद्रोह प्रदर्शित करना है, अपना विरोध। आपको जहां भी वो बातें दिखे ना, जहां पर ये बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जो खबरें आए, जो न्यूज वाले काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया जो काम कर रहा है मेरे भाई, बस आपको वो बातें शेयर करनी है, ताकि ये आप ही के भविष्य के लिए है, आपके आने वाली जनरेशन, पीढ़ियों के लिए है। सभी को मिलकर के आवाज उठानी है। मैं भी लगातार अपने टेलीग्राम ग्रुप
से आप मेरे जुड़े हैं तो मैं शेयर करता हूं, आपको बताता हूं कि आवाज दबनी नहीं चाहिए, ये बात आपके पहाड़ की है, आपके वजूद की है मेरे दोस्तों। तो आपको लगातार निरंतर क्या करना है, शेयर करना है। आपके हाथ में तो यही है, वही न्यूज़पेपर पढ़ो जिस पर भ्रष्टाचार की खबर आ रही है, वही डिजिटल मीडिया देखो जिस पर भ्रष्टाचार की खबर आ रही है, वही चैनल सब्सक्राइब करो जिस पर डिजिटल मीडिया में बताया जा रहा है, वही चैनल मतलब सब्सक्राइब आपको करना है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के बारे में क्या जानकारी है, कैसे वो मीडिया में। क्योंकि देखो आज की डेट में, भविष्य में अगर हमें एक जीवित लोकतंत्र बनना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मोबाइल को सिर्फ गेम खेलने, डांसिंग वीडियो बनाने में नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को भी जिंदा रखने में बनाएं। पहले खबरें नहीं पहुंचती थी, भ्रष्टाचार की बातें दब जाती थी, लेकिन समाज जाग रहा है, समाज में मन की बातें हो रही हैं और मन की बातें सब जगह होनी चाहिए। आपको मन की बात करनी भी है, मन की बात सुनानी भी है। तो युवाओं शेयर कर दो, शेयर करो, वीडियो को शेयर करो और आगे चीजें को चलाओ। मेरी वीडियो को जरूरी नहीं दोस्तों, भ्रष्टाचार की वीडियो को, मेरी वीडियो नहीं, मेरी वीडियो देखो, फायदा लो, कमेंट करो, बताओगे आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, कैसा लगा, क्या आपको क्वेश्चन ज्यादा हैवी चाहिए। पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस के लिए वीडियो है, आपको आनंद आएगा। क्वेश्चन देखो, मौलिक अधिकारों के 2 वर्ग हैं, कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं जबकि कुछ अधिकार नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार मात्र नागरिकों को प्राप्त है? तो देखो यहीं पर मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर दे रहा हूं ताकि आपको आसान पड़े। 15, 16, 19 और 29 ये वो अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। तो क्वेश्चन हो गया खत्म, आपने आंसर कर लिया, ये याद कर लेना। और कभी जब आप मेरी पॉलिटी की अद्भुत क्लास पढ़ो तो बस काम हो गया, समझ जाओ, उसी दिन आपको हम ये ज्ञान की बातें वहां पर दे देंगे। आगे चलते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग, देखो ये बैकवर्ड क्लास कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में। इसे ओबीसी मत समझ लेना, ओबीसी नहीं समझना, ओबीसी, ओबीसी को ध्यान दो, जो आप जिसे आप ओबीसी कहते हो, जिसे हम नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन कहते हैं 1993 से, जिसको 102 अमेंडमेंट के द्वारा 2018 में संवैधानिक दर्जा मिला और जो 338 बी में आया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 1953 में यह आयोग बना था। इसके प्रथम सभापति कौन थे तो जानोगे, नाम बता दें, काका साहेब कालेलकर, ये थे इसके। 1953 में। नया क्वेश्चन, रोमांचकारी सवाल, नोट कर लो, तुम्हें इससे जानकारी ही मिल जाएगी। क्या तुम्हें बातें समझ आ रही हैं? उम्मीद है समझ आ रही होगी। अगला देखो, ऋग्वेदिक काल में बलि को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? किसको? बलि को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है? बलि क्या है ऋग्वेदिक काल में? ऋग्वेदिक काल में बलि शब्द का प्रयोग किया जाता था एक स्वैच्छिक कर के रूप में। ऋग्वेद काल का समाज कैसा था? देखो ऋग्वेद काल का समाज सबसे पहले तो जो राजा होता था, राजा को जनता ही चुनती थी और राजा जो होता था वो कबीले का प्रमुख होता था, ऐसे समझ लो, संगठन का, ठीक है। अब राजा क्योंकि मालिक नहीं है तो उसको लोग, जनता क्यों टैक्स देंगे? तो वो रक्षा करने के बदले, क्योंकि वो बलशाली व्यक्ति होता था, तो जनता अपनी मर्जी से स्वेच्छा से टैक्स देती थी, उससे जबरन टैक्स लिया नहीं जाता था कि अब टोल टैक्स दे दो, अब जीएसटी टैक्स दे दो, अब फलाना ढिमकाना, सारी दुनियादारी के सारे टैक्स तुम हमको दे दो और बोलो कि आत्मनिर्भर बनो। सरकार पहले आत्मनिर्भर बने, फिर जनता आत्मनिर्भर बनेगी दोस्तों। तो ऋग्वेद काल में स्वैच्छिक रूप से कि जितना हो उतना कर दे दो, उसको क्या कहते थे? बलि कर कहते थे। आगे आते हैं। निम्न में से सबसे तेज गति कंप्यूटर मेमोरी की है? किस जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसकी सबसे तेज गति होती है? क्या सभी की? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। इस क्वेश्चन को थोड़ा अभी जल्दी में है तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, इसको बाद में पढ़ा के जाएंगे। किस वर्ष लैपटॉप विकसित किया गया था? किस वर्ष लैपटॉप किया था? तो एडम ऑब्सबॉर्न, एडम ऑब्सबॉर्न का नाम सबसे पहले आता है जिन्होंने लैपटॉप का विकास किया था। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 88 का, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखो हालिया दिनों में ये न्यूज में रहा, क्या रहा? जो फीफा है, फीफा है दोस्तों, फीफा ने क्या किया कि फीफा ने हमारे AIFF को बैन कर दिया। क्यों बैन करा भाई? बोला जो उसके अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल, वो बहुत सालों से पद पर हैं, इसी वजह से कर दिया। अब AIFA ने क्या करना था? अंडर 17 विमेंस
फुटबॉल टूर्नामेंट कराना था। आ रही है बात समझ में? अंडर 17 2023 में अभी कराना है भाई, अभी कराना था, लेकिन अब सस्पेंड कर दिया, तो ऐसे में तो भारत की इज्जत का सवाल है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने कहा। हालांकि अब वो बैन खत्म कर दिया गया है ना, भारत करवाएगा, भारत बिल्कुल अंडर 17 विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट कराएगा भारत। और भारत ने अभी तक फीफा को कभी भी यानी कि फीफा चाहे वो विमेन हो मेन हो मेरे भाई, उसको अभी तक होस्ट नहीं किया है। तो 1937 में AIFF की यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात भी जानते जाओ, जो फीफा का मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप है, फुटबॉल ही होगा, वो 2022 में कहां होना है? कतर में। उससे पहले कहां हुआ था? रशिया में हुआ था। जानकारी है, नोट कर लो, आगे देखो। 89 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, इंफॉर्मेशन के रूप में दिया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू हुआ था, यह बता के जाओ। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को आपने बताना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था, ये तो सही आंसर है। और वन्यजीव अधिनियम कब आया? प्यार से बोलेंगे 1972। अगला क्वेश्चन देखो। एक खास कोड में रोबस्ट को ये बोन को ये लिखा जाता है, तो उस कोड में सोर को क्या लिखा जाएगा? देखो कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या किया कि भैया यहां से जो आर का कोड है, जो ई का कोड है, जो यहां से ई का कोड है, जैसे ई का कोड है 4, तो यहां भी 4 दे रखा है, ठीक है। दूसरा कोड देखो आर के लिए कोड है 5, तो ये हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। एस के लिए क्या कोड है? एस के लिए है 2, एस के लिए 2, तो 2 चाहिए, तो ये कोड हो गया 2, ये कोड हो गया 295, क्योंकि ओ के लिए देख लो, ओ के लिए 9 है, बात बिल्कुल सही। तो उसी कोड को घुमा करके दे दिया, क्योंकि यहां पर मेरी नजर क्या गई? मेरी नजर ये बात में गई कि यहां और यहां कुछ मैच नहीं कर रहा, कोड दिया हुआ है, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, कोई एक आदमी है, उसने अपने मित्र से कहा कि वहां मेरे, मतलब मान लो ये वो लड़की थी, वहां मेरे पिता की, अब पिता की पत्नी का मतलब क्या हो गया भैया? है ना, कि महिला हो गई, पिता की पत्नी के इकलौता पुत्र, फिर यही हो गया कि पुत्री है, मतलब इसी की पुत्री है, तो ये हो गया। लड़की उस आदमी से किस प्रकार से, मतलब लड़की पुत्री हुई, किसकी पुत्री हुई? लड़की उस आदमी की, ठीक है। रीजनिंग, प्रांजल सर की रीजनिंग की क्लासेस देखो, तो आपका जो कॉम्पिटिटर, जो एस्पिरेंट है आपके अंदर, जो सो रहा है वो जाग जाएगा, यही सच्चाई है। रीजनिंग बड़ी आसान चीज है। मोहन पूर्व दिशा में 20 मीटर चलने के बाद, इस क्वेश्चन को मैं वन वे में कर रहा हूं, फटाफट आपको देखना है कि कैसे करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करें। 20 मीटर चलने के बाद, ठीक है, बाएं मुड़ा, ठीक, 15 मीटर चला, ओके, पुनः दाएं मुड़ा, 25 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ लो, और 15 मीटर चला, ओहो, फिर वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चला, दाएं मुड़कर 25 मीटर चला, 25 मीटर चला, अच्छा मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ओ माय गॉड, तो 0 ऑप्शन में था, तभी हमारा दिमाग खिसक गया कि कर क्या रहा है, 15 जा रहा है, 25 आ रहा है, हो क्या रहा है, 25 0, तो बाएं हाथ का खेल है, फटाफट से रीजनिंग आप कर दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। PQRS व T का वजन अलग अलग है, R केवल P से भारी है, जो R है वह केवल P से भारी है, तथा S Q से हल्का है, तथा S जो है वो Q से हल्का है, तथा T से भारी है। S जो है Q से हल्का है तथा T से भारी है, T से भारी का ऊपर है। उनमें से सबसे भारी कौन है? तो देखो, जब यहां पर केवल शब्द हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लिया करो। R केवल P से, ये यानी कि बात कह दी उन्होंने कि P से भारी है, तो भैया सबसे भारी कौन है? तो Q इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा ही समझो। आगे चलो। यदि मीता ने अपना जन्मदिन 5 जनवरी 1965 मंगलवार को मनाया था, तो वह अपना अगला जन्मदिन ठीक उसी दिन मंगलवार को कब मनाएगी? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं करने के। आप कैसे कर रहे हो मुझे नहीं पता। जब हम किसी कैलेंडर की बात करें, अगर वो कैलेंडर सामान्य है, मतलब जैसे ये कैलेंडर अभी सामान्य है, तो सामान्य जो कैलेंडर होता है वो लगभग 6 वर्ष के बाद आता है, 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है, 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ठीक है।
6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अगर वो 6 वर्ष के बाद रिपीट नहीं हुआ, मान लो अगर वो 6 वर्ष, तो फिर 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। जैसे कि अगर वो एक लीप ईयर हो तब वो 11 वर्ष के बाद रिपीट हो जाएगा। जैसे मैं देखो 5 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 5 जनवरी, ठीक है, 1965 को क्या है, ट्यूसडे है। अब हर साल एक साल बढ़ता है, तो अगली बार 5 जनवरी को यानी कि 1966 को इसका बर्थडे वेडनेसडे को आएगा। फिर 5 जनवरी 1967 को इसका बर्थडे कब आएगा, इसका बर्थडे आएगा, एक साल और बढ़ जाएगा, थर्सडे को आएगा। फिर 5 जनवरी 1968 में इसका बर्थडे कब आएगा, तो इसका आएगा वेडनेसडे, थर्सडे को, थर्सडे के बाद फ्राइडे को आएगा। फिर 1969 में, अब देखो 68 क्या है, क्या 68 एक लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करो, हम लीप ईयर चेक कर लेंगे तो 28। तो फिर अब यहां पर जब ये आएगा तो ये आएगा संडे को। अब अगर ये संडे को आ गया तो 1970 कोई लीप ईयर नहीं है, ये आएगा मंडे को। और 1971 में बर्थडे कब आएगा, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है। तो यही सवाल में पूछा, तो हिसाब से ये, हालांकि मैं इसे 6 साल के बाद रिपीट करता तो 1965 और 6 आप 71 कर लेते, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब यही बात ज्यादा टाइम के लिए पूछी जाए कि ये ऑप्शन में ना हो, कोई और पूछा जाए, तब बात अलग हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 748 कोड ये है। देखो जब इस तरीके से नंबर हो ना, सबसे पहले देखो क्या इन नंबरों के आसपास के नंबर ही बन रहे हैं। तो देखो मेरे को 2 दिखते हैं, 4 और 8, ये और ये बन रहे हैं। तो देखो क्या यहां भी ऐसे हुआ, 6 और 5, बिल्कुल 6 और 5। तो बीच का नंबर कुछ कहेगा, क्या कहेगा बीच का नंबर, इसको जान लो। तो सबसे पहले 9 और 4 को भी क्या मैं ऐसे और ऐसे लगा लूं, अब मुझे बीच का ही नंबर तो चाहिए। तो देखो यहां नंबर देखा मैंने 49 और ये देखा 7, तो 7 सते 49 मेरे दिमाग में ये आया। मैंने यहां 9 देखा, मैं यहां गया और 3 तिया 9, तो 7 सते 49, 3 तिया 9। मेरे को एक दिमाग में बात आ रही है कि यह 5 को अगर मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये हो जाएगा, तो 9, 25, 4 अपने को मिलेगा, अपन ये कर लेंगे। आगे चलो अगला देखो, 24, 60, 120, 24, 60, 120। मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, ये सवाल मैं मिनटों में तुम्हें बता सकता हूं। चलो मैं और तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं और 2 ऑप्शन बाहर कर देता हूं, 160 बाहर कर देता हूं, 160 बाहर कर देता हूं, 24 और 24, और चलो 3 ऑप्शन रहने देता हूं, 3 ऑप्शन रहने देता हूं। चलो 108 भी बाहर कर देता हूं, 108 भी बाहर कर देता हूं। अब 2 ऑप्शन छोड़े, आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर बता के जाना, क्या बताओगे, क्या लिखोगे कमेंट सेक्शन में मेरे भाई, 96 लिखो और आंसर बता दो। अगर तुम आंसर जानते हो तो 96 आंसर बता देना, बस यही जानते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी कूट भाषा में पियर को GFDN लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में रिप को क्या लिखा जाएगा, पियर को। अच्छा देखो इसमें क्या किया उन्होंने, पियर को ही REAP, इसको उल्टा कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया, रिवर्स करके। अगर उन्होंने रिवर्स करके लिखा है तो आपको ये भी तो रिवर्स करके लिखना है भैया। P के लिए क्या शब्द लिखा है, G, तो यहां भी P के लिए G लिख दो। A के लिए क्या शब्द लिखा है, D, यहां D लिख दो। E के लिए क्या लिखा है उन्होंने, F, यहां F लिख दो। और R के लिए क्या शब्द लिखा है उन्होंने, N, तो NFDG, 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 ये हो जाएगा आंसर। आगे चलो, निम्न में से कौन सा अलग है, विषम, विषम बताना है। सारनाथ, हल्दी घाटी, पानीपत, कुरुक्षेत्र। मेरे भाई इससे सरल कुछ नहीं होता, सारनाथ एक स्तंभ है, सीधी सी बात है। हल्दी घाटी, पानीपत, कुरुक्षेत्र क्या है, युद्ध के मैदान है। तो जवाब 3 एक जैसे और एक अलग, तो जवाब हो गया ये। अगला क्वेश्चन 2022, थोड़ा सा करंट अफेयर का पुराना सवाल लेकिन उलझा दे ऐसा सवाल हमने पूछा है। पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, 1954 में इनकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। 128 दिए गए, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और बाकी जो बचे 17 और 4 21 होते हैं मेरे भाई, यानी कि लगभग 107 जो थे, 107 जो थे वो थे पद्मश्री। यही सच्चाई है, इसको जानो, याद कर लो, आंसर आसान है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, समताप मंडल में पाई जाने वाली विश्व ओजोन दिवस आने वाले भविष्य के 16 सितंबर को मनाई जाएगी। इसी को समाज 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के नाम से जानता है। ये थे बेहतरीन सवाल और इनकी एक उम्दा एक्सप्लेनेशन की कोशिश की गई। अगर आपको मेरा ये सेक्शन पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।